हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस हैं और इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट sentence. First option, enzymes packed in lysosomes are made through RER. Second sentence, RER and SER produce lipids and proteins respectively. RER and SER produce lipids and proteins respectively. थर्ड है इसमें, ER is related with the destruction of plasma membrane. ER is related with the destruction of plasma membrane. और लास्ट स्टेटमेंट इसमें है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड nucleoid is present inside the nucleoplasm of eukaryotic nucleus. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं और हमें चूज करना है विच इज द करेक्ट सेंटेंस। पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम्स में भरा हुआ होता है, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं, वो RER बनाता है। सो ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस ये बोला है उसमें कि RER या SER जो भी बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेकेंड सेंटेंस में बोला गया है कि RER लिपिड बनाता है और SER प्रोटीन बनाता है। थर्ड सेंटेंस में है कि ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि जो सेल का सबसे आउटर बाउंड्री है उसके डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, उसके डिस्ट्रॉय होने से जुड़ा हुआ है। और लास्ट इसमें है कि न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में। तो देखना यह है कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है और इनकरेक्ट कितने सारे। तो सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं।
तो न्यूक्लियोइड नॉर्मली जो वर्ड है ये हमेशा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस से हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस से इसको जोड़ा गया है, तो ये पहले ही आपको इनकरेक्ट मिलेगा, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम नहीं चुन सकते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या उसके डिस्ट्रक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, तो इसको भी नहीं चुनना है। RER एंड SER का डेफिनेटली प्रोटीन और लिपिड से वास्ता है और वो दोनों उसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो गलत दिया हुआ है। RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, उसके सरफेस पर अटैच्ड होते हैं, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ RER के बारे में लिखा है कि वो लिपिड बनाने में मदद करता है, जो कि रॉन्ग है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और SER उसी तरीके से लिपिड्स बनाने में मदद करता है, मतलब कि फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसीलिए ये सीक्वेंस गलत है। अगर प्रोटीन पहले लिखा हुआ होता, लिपिड बाद में होता, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन ऑपोजिटली लिखा है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। फर्स्ट जो है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये वाला एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइसोसोम्स हमारे सुसाइडल बैग्स होते हैं और सेल को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। तो सेल को साफ रखने के लिए या इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, जब सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को कंज्यूम करने का टाइम आता है, तो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होना चाहिए वो काम करने के लिए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसके पास होता है वो RER इसको बनाकर देता है। ये जो RER इसका फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको एंजाइम्स बना के देता है, जो ये सेल के ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए या साफ सफाई मेंटेन करने के लिए, वेस्ट हटाने के लिए, वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए लाइसोसोम्स उसका यूज करते हैं। सो हम लोग को यहाँ पर चुनना है ऑप्शन नंबर A, बिकॉज दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, और बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सब गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्ट एक मिनट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 components of chromosomes. Name 2 components of chromosomes. chromosomes में 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 चीजों से मिलकर क्रोमोसोम बनता है, वो दोनों कंपोनेंट का नाम बताना है। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन लिखा, ये 1 मार्क्स के लिए हो सकता है, जिसमें कि हर एक कंपोनेंट के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। दोनों में से कोई एक कंपोनेंट अगर आपका मिस हुआ तो हाफ मार्क्स वहां पर डिडक्ट होगा। तो इसीलिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इस तरीके के छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। तो इसका आंसर होता है दैट क्रोमोसोम के पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एंड ये कंपोनेंट होता है पहला DNA, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो है प्रोटीन। सो प्रोटीन और DNA मिल करके क्रोमोसोम बनाते हैं। सो दिस इज वन आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे 3 कंपोनेंट बताने हैं जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। सो नेम 3 कॉमन components which are present in almost every cell, which are present in almost every cell, मतलब चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ये 3 कंपोनेंट कॉमनली पाए जाते हैं और वो होता ही है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। ये तीनों के तीनों
ऐसे कंपोनेंट्स है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन है। तो ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं सेल के, लेकिन 3 कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा कॉमन है, पहला तो होगा सेल मेम्ब्रेन, और जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, 2 नेम्स फॉर द सेम थिंग। ये तो होता ही है सेल्स में। दूसरा इसमें होता है न्यूक्लियस, जो हर एक सेल में आपको दिखता है, एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। जैसा सेल हम बनाते हैं, सेल के बीचों बीच डेंसर स्ट्रक्चर है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता ही होता है। देन आउटर बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये भी रहता ही है मोस्ट ऑफ द सेल्स में, आपको ही दिखेगा। और इसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लूइड स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म। सो ये 3 कंपोनेंट्स कॉमनली पाए जाते हैं ऑलमोस्ट हर एक सेल में। सो दैट वाज द क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है that which of the following cell organelle are only present in a animal cell। तो आप कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना है। which of the following cell organelle are present in an animal cell। ठीक है, ऑप्शंस है क्लोरोप्लास्ट, देन न्यूक्लियस, then vacuoles, then cell wall, and last is mitochondria। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल का कोई लेना देना नहीं है एनिमल सेल से, बिकॉज एनिमल्स कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो इसलिए ये प्लांट सेल का कंपोनेंट है जो कि कभी भी आपको एक एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट ये एक कॉमन कंपोनेंट है जो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो उसमें प्रेजेंट होता ही है। तो ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में ये प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स का बात करें तो ये भी एक ऐसा कंपोनेंट आप कह सकते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन किसी किसी एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, मे और मे नॉट भी प्रेजेंट वाला एक सिचुएशन है। और अगर वैक्यूल प्रेजेंट होता भी है एनिमल सेल में तो दैट इज क्वाइट स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल जैसा नहीं कि 50 to 90% वो सेल का कवर करेगा। सो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। प्लांट सेल में तो डेफिनेटली प्रेजेंट होता है, दैट्स अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जो कि 50 to 90% ऑफ द सेल को कवर अप करता है। और लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एनिमल सेल में इसका साइज बहुत छोटा होता है, काफी छोटे साइज का वैक्यूल आपको मिलेगा। तो चलिए मान के ही चलते हैं कि यस वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में। सेल वॉल, सेल वॉल टोटली एंड टोटली प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एंड सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है। और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाएगा। नॉर्मली एनिमल सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर बाउंड्री है सेल का सिर्फ वो प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा उसके साथ सेल वॉल भी रहता है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है।
ये चीज एनिमल सेल्स में आपको नहीं मिलेगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी जनरेशन का एक साइट है, और माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से ही पूरे सेल में एनर्जी प्रेजेंट होता है, एनर्जी मिलता है सेल को कोई भी काम करने के लिए। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। तो अब हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सिर्फ एनिमल में मिलेगा। तो एनिमल में मिलने वाला न्यूक्लियस है, इसको लिखेंगे। देन वैक्यूल्स है, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा वैक्यूल्स में दैट इट शुड बी स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स, लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स नहीं, स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स। देन माइटोकॉन्ड्रिया मेरा थर्ड ऑप्शन, कि ये जो तीनों हमने चूज किया, न्यूक्लियस, स्मॉल वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट वाज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, name the cell organelle responsible for, name the cell organelle responsible for। इसमें फर्स्ट है इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, सेकंड है एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, थर्ड है providing turgidity to plant cell, and fourth है formation of lysosomes। ठीक है, तो ये 4 है। इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली आपको हाफ मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो यहाँ सिंस मैंने 4 आपको पूछा है, तो ये 2 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि जिसमें 4 सब पार्ट्स हो और हर एक सब पार्ट के लिए आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है लिखने के लिए। तो एक एक करके सबका आंसर लिखते हैं। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? इंट्रासेल्यूलर मतलब, इंट्रा मतलब होता है सेल के अंदर। जब हम ये वर्ड लिखते हैं इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा मतलब इनसाइड एंड सेल्यूलर मतलब डेफिनेटली सेल के अंदर बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर कुछ भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना, वो मटेरियल प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एटीपी मॉलिक्यूल हो सकता है, वेस्ट मटेरियल हो सकता है। तो बहुत तरीके के मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट जरूरी है सेल के अंदर। तो वो इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पूछा गया है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था एंड वी नो इट ऑलरेडी कि इसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा वो सेल ऑर्गेनेल है जो कि इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, उस तरीके के कोई भी चीज जो हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से लेके साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कहीं पर भी कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको मदद करेगा। नेक्स्ट है एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। एटीपी मॉलिक्यूल कौन बनाने में मदद करता है? एटीपी मॉलिक्यूल बनाने वाला, एटीपी इज बेसिकली हम जानते हैं वो हमारा एनर्जी करेंसी है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। एंड एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल फॉर्म है उसका, तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करता है, बिकॉज वो
रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन के दौरान जो भी एनर्जी मिलेगा, जो भी एनर्जी बनेगा वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनता है। और थर्ड है प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। टर्जिडिटी मतलब प्लांट सेल को स्वोलन बनाने में या फुला हुआ बनाने में किसका मदद लगता है, कौन से सेल ऑर्गेनल इस काम को करने में मदद करते हैं। सो वी नो वैक्यूल्स हेल्प अस आउट। वैक्यूल्स में सेल सैप प्रेजेंट होता है जो कि एक तरीके का फ्लूइड है, और उस फ्लूइड के प्रेजेंट होने की वजह से, और ये 50 to 90% ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से सेल काफी फुला हुआ, स्वोलन, रिजिड एंड टर्जिड दिखाई देता है। सो टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है जिसके अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनल ही पूछा है, उतना डिटेल्स नहीं पूछा है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ वैक्यूल्स लिखेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स बनाने के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि लाइजोसोम्स बनाने में मदद करता है। सो दैट इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस हेल्प्स इन मेकिंग द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को बनाने के लिए गोल्जी अपैरेटस का मदद लगता है। ओके, चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है दैट which is the most widely occurring plastid and where is it present? So which is the most widely occurring plastid where is it present? ओके, सो मोस्ट वाइडली अकरिंग मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लास्टिड कौन सा होता है। हम लोगों ने प्लास्टिड का डिफरेंट टाइप्स हम जानते हैं ऑलरेडी कि प्लास्टिड के 2 टाइप होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट होता है और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के भी हमने टाइप्स पढ़ा है, क्रोमोप्लास्ट का भी हमने टाइप्स पढ़ा है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही कॉमनली अकरिंग क्रोमोप्लास्ट का टाइप है। तो क्लोरोप्लास्ट विल बी द आंसर। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, एंड इसी क्लोरोफिल के वजह से कोई भी ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। सो ग्रीन प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए इस ग्रीन पिगमेंट का जरूरत है, और ग्रीन प्लांट्स सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। एंड ग्रीन प्लांट के जो सेल्स हैं उसके अंदर इसी तरीके का एक प्लास्टिड होता है जिसको हम स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ होता है जो फोटोसिंथेसिस फर्दर करने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा कि क्लोरोप्लास्ट सबसे कॉमनली अकरिंग प्लास्टिड है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये ग्रीन प्लांट के सेल्स में पाया जाता है। ओके, सो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है expand ATP and where is it produced? Expand ATP, where is it produced? कहाँ पर ये बनता है और इसका पूरा एक्सपेंशन क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ATP का फुल फॉर्म जैसा कि हम जानते हैं कि ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से होता है एडिनोसिन, टी से होता है ट्राई, एंड पी से होता है फॉस्फेट। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा एटीपी का फुल फॉर्म हुआ। कहाँ पर ये बनता है, वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड? तो प्रोडक्शन का जो साइट है दैट इज डेफिनेटली वी नो दैट इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज वो हमारा एनर्जी बनाने वाला जगह है।
ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन 8, what is plasmolysis? What is plasmolysis? प्लाज्मोलिसिस क्या है? प्लाज्मोलिसिस बेसिकली प्लांट सेल से जुड़ा हुआ, या आप कह सकते हैं कोई लिविंग सेल से जुड़ा हुआ एक टर्म है, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलके बना है. अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है. पहला तो इसमें है प्लाज्म एंड another word is lysis. So plasmo comes from plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आता है, या प्रोटोप्लाज्म से भी रिलेटेड है. तो प्लाज्मा वर्ड आ गया इसमें पहला तो, और प्लाज्मा वर्ड से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड भी जानते हैं, देन प्रोटोप्लाज्म भी एक नाम जानते हैं. सो लेट अस टेक प्लाज्मा इज रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें आ गई. प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. एक तो उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ सेमी फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, एंड साइटोप्लाज्म को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. अब ये जो सेकेंड वर्ड है लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, या आप इसको कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन या रप्चर होना. रप्चर मतलब डिस्ट्रॉय होना, उसका जो फॉर्म है वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा, ये मतलब होता है लिसिस का. अब इसका जो मतलब है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब भी कोई लिविंग सेल, कोई भी लिविंग सेल जब अपने सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट वाटर का अमाउंट है, जब वो लूज कर जाता है उस वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस से कभी कभी सेल के अंदर का जो वाटर है वो सेल से बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से सेल का जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, और उसके अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब सिकुड़ जाते हैं और उसका साइज छोटा हो जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. सो बेसिकली क्या बोला मैंने बोला कि कोई भी लिविंग सेल जिसके अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि सेल इज डेफिनेटली मेड अप ऑफ वाटर, वाटर तो रहता ही है सेल के अंदर. वैक्यूल्स में वाटर होता है, उसके साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट होता है. अगर ये वाटर किसी भी रीजन की वजह से, एंड वो रीजन जनरली ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस रीजन की वजह से कभी कभी सेल के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो सेल से बाहर निकल जाता है. तो सेल से बाहर निकल जाने की वजह से सेल का जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाने के वजह से ये कुछ ऐसा, जैसे पहले इस तरीके का होना चाहिए था सेल, लेकिन अब सिकुड़ कर हो सकता है वो छोटा हो जाए, अपने साइज को छोटा कर ले. तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है या सेल जब श्रिंक हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सेल के कंटेंट्स जब छोटे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसी चीज को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. सो प्लाज्मोलिसिस इज बेसिकली श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स. प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो भी चीज है, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल है या साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है या कोई भी सेल का पार्ट है, जो कि ऑस्मोसिस होने की वजह से जब वो सिकुड़ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. इसको आप अपने वर्ड्स में भी बनाकर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट why do plant cells possess large sized vacuoles? प्लांट सेल्स के पास इतना बड़े साइज का वैक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होता है? सो क्वेश्चन हमारा हुआ कि why plant cells
possess large sized vacuoles. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो प्लांट सेल्स में लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स का फंक्शन कई सारा है, जिसमें कि मेन फंक्शंस हम लोग यहाँ जानेंगे कि वैक्यूल्स का बेसिकली फंक्शन क्या है और वो लार्ज साइज्ड के क्यों होते हैं प्लांट सेल्स में। तो प्लांट सेल्स को सिंस फोटोसिंथेसिस करना होता है तो दे रिक्वायर वाटर एंड मिनरल्स डेफिनेटली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका और बहुत इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है। विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस आगे नहीं बढ़ता है। तो प्लांट सेल्स को एनी टाइम अपने प्लांट सेल्स के अंदर वाटर को रखना बहुत जरूरी है। सो वैक्यूल्स का काम है वाटर को स्टोर करना और मिनरल्स को स्टोर करना, जो कि फोटोसिंथेसिस को करने में बाद में मदद करता है। सो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस। तो अगर वैक्यूल्स नहीं होगा तो ये पानी को स्टोर करके रखने वाला कोई नहीं होगा और इसलिए फिर फोटोसिंथेसिस आगे जाके हैम्पर हो जाएगा। सो लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स का काम है, लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट इन प्लांट सेल बिकॉज, क्योंकि क्या, क्योंकि ये कि इट स्टोर्स वाटर एंड मिनरल्स। और अभी मैंने समझाया कि वाटर और मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल्स में इतना। सो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स टू स्टोर वाटर एंड मिनरल्स एनी टाइम। और दूसरी चीज कि ये जो वाटर और मिनरल्स स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स में और इतना बड़ा बड़ा साइज का वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल में, तो इसकी वजह से प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी मिलता है बिकॉज वैक्यूल्स ऑल्सो कंटेन सेल सैप। ठीक है, सो इसका सेकेंड फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड rigidity to the cell as it is filled with cell sap. अब ये टर्जिडिटी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इसका मतलब होता है swollen. Anything which looks swollen has the property of टर्जिडिटी। कोई भी चीज जो स्वोलन दिखता है, फूला हुआ दिखता है, उसमें टर्जिडिटी का एबिलिटी है या टर्जिडिटी का प्रॉपर्टी है उसके अंदर। और रिजिडिटी तो हम जानते ही हैं, समथिंग विच लुक्स हार्डर, हार्ड टेक्सचर वाले को हम रिजिडिटी कहते हैं, मतलब जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसके शेप साइज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो रिजिड हुआ। सो सेल्स जो कि प्लांट के सेल्स होते हैं उनको टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों होना चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज उनके पास होना चाहिए। और ये दोनों प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए वैक्यूल्स बहुत हद तक मदद करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है दैट राइट एनी 3 differences between cytoplasm and nucleoplasm. Write any 3 differences between cytoplasm and nucleoplasm. साइटोप्लाज्म, डेफिनेटली वी नो कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हम जानते ही हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाला फ्लूइड है। सो लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग अ डायग्राम। नॉर्मली जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो न्यूक्लियस को हम बीच में सेंटर पे बनाते हैं। ऐसे तो एनिमल सेल्स में ये सेंटर पे होता है, प्लांट सेल्स में एक तरफ शिफ्टेड होता है ड्यू टू लार्ज साइज वैक्यूल जो उसको एक तरफ पुश कर देता है। सो एनीवेज इसके अंदर जो ये मैं ब्लैक से आपको डिनोट हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म
मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, न्यूक्लियस के बाहर जो भी आपको फ्लूइड फिल्ड दिखता है, जो हम यहाँ पर आपको ब्लू से डिनोट करके दिखा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो हिस्सा है, ये साइटोप्लाज्म का लोकेशन है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म का लोकेशन और न्यूक्लियोप्लाज्म का लोकेशन पता चल गया। अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है कि दोनों का लोकेशन अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे पहले यही पॉइंट हम मेंशन करेंगे। पहले तो 2 कॉलम्स बना लेंगे। व्हेनेवर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो 2 कॉलम्स बना के आंसर करना चाहिए। सो फर्स्ट मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों प्रोटोप्लाज्म के ही पार्ट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जब भी हम बोलते हैं तो हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक साथ लेकर बात करते हैं, मतलब टोटल फ्लूइड ऑफ द सेल। सेल का जो भी फ्लूइड पार्ट है उसको टोटल हम जब बात करेंगे, एक साथ इन जनरल बात करेंगे, तो वो हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों साथ साथ में बात करेंगे। तो इसीलिए हम प्रोटोप्लाज्म वर्ड को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कहां पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो लोकेशन के बारे में मैंने बताया। और यहाँ पर इसके लोकेशन के बारे में बताएंगे कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच लाइज, कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस लोकेटेड है। ठीक है, तो इट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा दोनों का फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे अबाउट द अपीयरेंस, किस तरीके का दिखता है, साइटोप्लाज्म कैसा दिखता है और न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा दिखता है। तो साइटोप्लाज्म थोड़ा सेमी फ्लूइड और जेली जैसा दिखता है देखने में। सो इट लुक्स लाइक अ सेमी फ्लूइड and jelly like substance। और वहीं अगर हम अपीयरेंस के बारे में बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म का, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जनरली पानी जैसा ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे पानी के आर पार हम देख सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म के आर पार देखा जा सकता है। सो इट इज ट्रांसपेरेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन साइटोप्लाज्म थोड़ा सेमी फ्लूइड जेली जैसा सब्सटेंस होता है। जेली का जैसा कंसिस्टेंसी होता है वैसा साइटोप्लाज्म का कंसिस्टेंसी होता है। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कि साइटोप्लाज्म में बहुत तरीके के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, मतलब बहुत तरीके के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी उसमें होते हैं। जैसे इफ वी टॉक अबाउट वेरियस आयंस, जैसे बहुत तरीके के मिनरल्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी मिनरल्स हैं, जैसे सोडियम मिनरल हो गया, कैल्शियम मिनरल हो गया, आयरन मिनरल हो गया, तो ये सब जो भी मेटलिक आयंस हैं या जो मिनरल्स हैं, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, ओके, स्टार्च, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गया। तो ये सब कुछ को कंटेन कर सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सब कुछ होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने बताया। न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस तो रहता ही है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और साथ में उसमें क्रोमैटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल हमारा जेनेटिक मटेरियल है बिफोर सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन जब हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स, जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट दैट
It contains inorganic substances, जिसका एग्जाम्पल्स है मिनरल्स, ओके, और साथ में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी इसके अंदर आपको दिखेगा. सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इसमें होता है, जैसे एग्जाम्पल्स में लिपिड्स मतलब फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर, जो भी हम जानते हैं जो कि ऑर्गेनिक में आएगा, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में देखा जा सकता है, प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म में वही बात करेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल भी होता है. सो इट कंटेन्स क्रोमैटिन मटेरियल. ठीक है, तो ये हो गया 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 है हाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है, तो लेट अस राइट दिस. हाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in membrane biogenesis. अब सबसे पहले मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब क्या, ये तो जानना है. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब होता है मेम्ब्रेन बनाने का प्रोसेस. क्योंकि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि किसी में मेम्ब्रेन होता है, किसी में नहीं होता है, किसी किसी में तो डबल डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो ये सब मेम्ब्रेन बनाने के लिए, या जैसे हमारे जो सेल का बाउंड्री है, सेल का बाउंड्री दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब में मेम्ब्रेन्स चाहिए या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो ये सब मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और वो रॉ मटेरियल जनरली फैट्स और प्रोटीन्स होता है. तो फैट और प्रोटीन का ही नॉर्मली मेम्ब्रेन बनाया जाता है, चाहे वो किसी सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो या पूरे सेल का मेम्ब्रेन हो. तो वो मेम्ब्रेन्स ज्यादातर फैट और प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं. तो मेम्ब्रेन बनाने वाले प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सो इट इज बेसिकली मेम्ब्रेन मेकिंग प्रोसेस. बस एक नाम बड़ा सा है, डरावना सा, उसको देख के डरना नहीं है. तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब होता है मेम्ब्रेन मेकिंग प्रोसेस. अब मेम्ब्रेन तो मतलब पता ही है, मेम्ब्रेन मतलब होता है आउटर बाउंड्री ऑफ एनी सब्सटेंस. तो मेम्ब्रेन मेकिंग प्रोसेस के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा लिपिड्स एंड हमको चाहिए होगा प्रोटीन्स. अब लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाने वाले हमारे पास लिपिड्स के लिए है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन के लिए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है, या दो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. मतलब इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है. और इसमें जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बनेगा वो मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करेगा या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करेगा. एंड हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करता है. तो आपको इसी चीज को इस आंसर में इंक्लूड करके सारा कुछ लिखना है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लोग लिख सकते हैं कि membrane biogenesis is basically a process of making cell membrane or any kind of membrane. एंड इसको बिल्ड करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए वो क्या चाहिए, प्रोटीन और लिपिड्स. और वो बनाता कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो हम यहाँ लिखेंगे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the endoplasmic reticulum helps to form lipids and proteins.
lipids and proteins which are used for building cell membrane, which are used for building cell membrane. And this process is known as membrane biogenesis, and this process is known as membrane biogenesis. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज ज्यादा कुछ है नहीं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में बताना है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या ऐसा बनाता है जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करता है, यही लिखना है। 2 ही बातें लिखना है, तो मैक्सिमम 2 मार्क्स इट्स ओके। 2 नंबर के लिए इसको पूछा जा सकता है अगर पूछा गया तो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट गिव रीजन है। ठीक है, गिव रीजन मतलब आपको वजह बताना है, यू नीड टू गिव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जैसे आई गेस पिछला वाला क्वेश्चन 11 था, दिस इज क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 इज गिव रीजन। तो वजह बताना है, रीजन बताना है कि गिवन स्टेटमेंट के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। गिव रीजन में क्वेश्चन 1 है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन बना सकता है, ये मतलब है क्वेश्चन का। तो इसको लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक some of their proteins। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लेट अस राइट द आंसर। इसका आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अपना प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो क्यों बना सकते हैं, व्हाट इज द रीजन? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा क्या है जो वो अपना प्रोटीन कुछ कुछ बना पाते हैं, और इसके लिए इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, या राइबोसोम्स से के पास से इंतजार करने की जरूरत नहीं कि वो प्रोटीन बनाकर देंगे तो इनका काम होगा, ऐसा नहीं है। ये अपना कुछ प्रोटीन्स खुद से बना सकते हैं, दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन प्रोटीन। तो क्यों, ऐसा क्या है इनके पास? इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपना खुद का राइबोसोम भी होता है। जैसे नॉर्मली डीएनए हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होना चाहिए, या राइबोसोम है तो राइबोसोम्स फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ में ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। तो यही उसका रहने का बेसिकली सेल में लोकेशन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का सेपरेट अपना खुद का राइबोसोम होता है जो उनको प्रोटीन बनाने में मदद करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, हैज इट्स ओन डीएनए। ठीक है, अपना खुद का डीएनए है एंड खुद का राइबोसोम्स है, और ये राइबोसोम्स उनको मदद करते हैं प्रोटीन बनाने। तो यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बनाने में केपेबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जाते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन में, सेकंड गिव रीजन वाले क्वेश्चन में। सेकंड गिव रीजन का क्वेश्चन है कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का डीपली फोल्डेड होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ओके, एक सेकंड में लिख ले क्वेश्चन को, लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is deeply folded।
ये क्वेश्चन है। तो हम जैसे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन है, एक तो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और दूसरा होता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज बेसिकली पोरस, एंड पोरस होने की वजह से टू अलाउज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। एक तरीके का पैसेज जैसा काम करता है आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, इट्स क्वाइट डीपली फोल्डेड, इसमें बहुत सारा फोल्ड्स होता है, बहुत सारा क्रीजेस होता है। तो इसके फोल्डेड होने का रीजन पूछा जा रहा है कि इतना फोल्ड क्यों प्रेजेंट होता है इसमें, यही रीजन आपको बताना है। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये डिफरेंट फोल्ड्स है, ये मदद करता है बहुत सारे सरफेस एरिया को प्रोवाइड करने में मदद करता है, जो कि एटीपी मॉलिक्यूल जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जितना ज्यादा फोल्ड्स होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, मोर सरफेस एरिया विल बी देयर। जितना फोल्ड्स हम रखेंगे किसी भी मेम्ब्रेन का, उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से एक एरिया क्रिएट हो जाएगा जिससे कि एटीपी मॉलिक्यूल्स और ज्यादा जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो मोर एरोबिक रेस्पिरेशन, और ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो मोर एटीपी मॉलिक्यूल्स, ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स भी बनेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के इन्हीं फोल्ड्स में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये फोल्ड्स बना हुआ होता है वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके। तो और एरोबिक रेस्पिरेशन जितना होता है उतना ही ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। एटीपी मॉलिक्यूल जितना बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी बन रहा है सेल के अंदर, और एनर्जी का तो हमको इस्तेमाल है ही, हम तो जानते हैं कि सेल को चलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल लगेगा, ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, और ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए उस काम को करने के लिए, ज्यादा जगह चाहिए उस काम को करने के लिए। और ज्यादा जगह कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, जो बहुत ज्यादा डीपली फोल्डेड होता है। तो उसके डीपली फोल्डेड होने के रीजन के वजह से ही आप देखते हैं कि ज्यादा सरफेस एरिया है और ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसलिए ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। सो दैट इज द रीजन। Okay, so now last question for today's class. Last question is, why is endocytosis found in animals only? ये question है। So question हमारा आज का last question, this will be question number 13. So question 13 है, why endocytosis is found, why is endocytosis found in animals only? एंडोसाइटोसिस सिर्फ एनिमल्स में क्यों देखा जाता है? अब एंडोसाइटोसिस है क्या, पहले तो ये जानना चाहिए, उसके बाद ही हम सवाल समझ पाएंगे। एंडोसाइटोसिस बेसिकली सेल के अंदर जब भी कोई मटेरियल एंटर करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस इज एंटरिंग, या इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इंजेशन भी कह सकते हैं। इंजेशन मतलब अंदर आना। सो इंजेशन या एंटरिंग ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे सेल है, अब इसके अंदर मान लो हमको कोई भी सब्सटेंस को अंदर लेकर के आना है, और अगर ये धीरे धीरे करते हुए मान लो अंदर आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर ये अंदर आ गया, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस इज एंटरिंग ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको
पार करते हुए जब कोई भी मटेरियल अंदर आता है, सेल के अंदर आता है या इंजेक्शन करता है, तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, ऐसा प्लांट सेल्स में नहीं होता है। कहने का तो यही मतलब निकला कि सिर्फ एनिमल सेल्स में ऐसा हो रहा है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी का आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका रीजन है कि एनिमल सेल्स में ये काम इसलिए होता है क्योंकि एनिमल सेल्स में हमको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एनिमल सेल है और एनिमल सेल का जो आउटर बाउंड्री है वो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम एक प्लांट सेल का बात करते हैं, प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा साइड में ऐसे शिफ्टेड होता है और उसमें ऐसे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं जिसके वजह से न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसी के पास ये सेल मेम्ब्रेन तो है, साथ साथ में इसका एक आउटर बाउंड्री भी होता है इसके चारों तरफ। अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एक सेल वॉल भी होता है इसके अंदर। तो ये ब्लैक वाला जो लाइन है जो मैंने यहाँ बनाया, ये तो मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ओके। और ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया है बाउंड्री, ये मेरा सेल वॉल है जो कि बहुत हार्ड होता है क्योंकि वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो ये प्लांट सेल हो गया। अब प्लांट सेल में अगर किसी मटेरियल को एंटर करना है तो एंटर करने के लिए उसको इस सेल वॉल को भी पहले पार करना पड़ेगा, उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन को पार कर पाएगा। सेल वॉल को पार करना इतना इजी नहीं है क्योंकि वो काफी हार्ड होता है, काफी रिजिड होता है, तो इसलिए उसको क्रॉस करके या उसके थ्रू एंटर करके इंजेस्ट करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एंडोसाइटोसिस नॉर्मली एनिमल सेल्स में ही देखा जाता है, क्योंकि एनिमल सेल्स में आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल में भी आपको पार करना पड़ता है या सेल वॉल को पार करते हुए आगे जाना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिकली बहुत जगह पर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम प्लांट सेल में एंडोसाइटोसिस नहीं देखते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में इस चीज को होता हुआ देखते हैं। सो राइट, आई गेस दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगर और क्वेश्चंस होगा चैप्टर 1 से, so we will be discussing that. Otherwise we will start with the next chapter, that is tissues. Okay, so thank you for attending the class today.